हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट। आखिर इस एलिमेंट में ऐसा क्या खास है कि ये पूरी दुनिया को इंडिया के कदमों में गिरा सकती है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर इंडिया से 15 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने की बात कर रही है। इस पूरे वीडियो को हमने इन चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, और इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी स्टॉक को या किसी भी सेक्टर को एनालाइज कैसे करते हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस के डिपेंडेंसी को रशिया से कम कर रही हैं और उन्हें किसी ऐसे देश की तलाश है जो उनके एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से। और वहीं उनकी नजर पड़ती है इंडिया पे, जिसका एम है ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में वर्ल्ड लीडर बनने का। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है, ये कहना है हमारे रोड एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी का। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए साल 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,700 करोड़ एलोकेट करने का प्लान किया है, जिसकी शुरुआत इस साल के 297 करोड़ के एलोकेशन से हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में इतनी तेजी से काम क्यों कर रही है। क्या आप इनको पहचानते हैं? यह है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। इनका कहना है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सेक्टर आने वाले कुछ सालों में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि यह रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज होता है, वेल्डिंग में इसका यूज अब गाड़ियों में फ्यूल की तरह भी होता है, और अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड बहुत है, और पावर जनरेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इन शॉर्ट, हाइड्रोजन के बिना शायद दुनिया चलनी ही बंद हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव एलिमेंट है कि ये कभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट H2 में नहीं मिलता। ब्राउन, ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप्स नहीं है, बल्कि उसी हाइड्रोजन को बनाने का अलग अलग तरीका है। लेकिन इन तरीकों में एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ी वजह है। और पेरिस समिट में इंडिया और वर्ल्ड के कई बड़े लीडर्स ने एक कसम खाई कि हम साल 2070 तक अपने कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। और इंडिया का एम है कि वो साल 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को 45% कम करे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो? देखिए, एक तरीका है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस मेथड में हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिससे पानी के H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं। हाइड्रोजन को हम स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन बनती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के वक्त हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधे उस स्टॉक को ही एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपकी स्टॉक कितनी भी अच्छी हो, अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो आपकी स्टॉक में भी ग्रोथ नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन का जमाना अब गया। अगर आप अब भी MTNL में इन्वेस्ट करेंगे तो ना तो आपकी स्टॉक की ग्रोथ होगी और ना ही आपके पैसे ग्रो होंगे। साल 2022 तक ग्रीन हाइड्रोजन का वर्ल्ड वाइड मार्केट साइज था $4 बिलियन, और साल 2032 तक ये सेक्टर $332 बिलियन तक बढ़ने वाली है, यानी कि 55% का CAGR। और वहीं इंडिया में इस सेक्टर का मार्केट साइज है $25 मिलियन, और अगले 10 साल में ये सेक्टर $8 बिलियन तक बढ़ने वाली है, यानी कि 78% का CAGR। इतने CAGR तो अच्छे स्टॉक्स भी नहीं देते। इंडिया में अभी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का पेनिट्रेशन सिर्फ 5% है, और अगले 10 साल में इंडिया का प्लान है कि वो पूरे दुनिया के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का 10% सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस करे। मार्केट एनालिसिस को देखकर हमें 3 चीजें पता चलती है। पहला, कि इस सेक्टर में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है, और CAGR को देखकर ये समझ आता है कि आने वाले 10 सालों में इस सेक्टर के बहुत सारे मल्टीबैगर्स निकलने वाले हैं। दूसरा, चूंकि इसकी पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है, यानी कि सिर्फ 5%, इससे हमें समझ आता है कि इंडिया में बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया ही नहीं, कि इंडिया पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे सस्ता सप्लायर बनने वाला है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है टॉप 5 स्टॉक्स। देखिए, इस वीडियो में मैं जितने भी स्टॉक्स बताने वाला हूं वो मेरे अपने रिसर्च है, तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। देखिए, अगर ग्रीन हाइड्रोजन के रेवोल्यूशन को कोई सबसे ज्यादा सीरियसली ले रहा है तो वो रिलायंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली अपने AGM में मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि वो साल 2025 तक ग्रे हाइड्रोजन से शिफ्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन में आ जाएंगे। रिलायंस ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है। ये ट्रक जीरो कार्बन एमिट करेगा। डीजल ट्रक्स के मुकाबले ये ट्रक बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करेगी, और इस ट्रक की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डीजल ट्रक्स के मुकाबले कम होगी। देखिए, रिलायंस का सबसे पहला टारगेट है कि वो साल 2035 तक अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर दे। इसके लिए उसने क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है।
रिलायंस ने डेनमार्क की कंपनी स्टाइसडेल एस के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत वो उनके इलेक्ट्रोलाइजर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में नहीं पता तो ये इलेक्ट्रोलाइजर ही होती है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो इलेक्ट्रोलाइजर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर क्यों हो रही है। देखिए, इंडिया में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ही कम है। इसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल की तरह एक कमोडिटी सेक्टर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ब्रांड का कोई खेल नहीं है, जो सबसे सस्ता देगा सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी उसी का होगा। अब बात करते हैं दूसरी शेयर की, जो है एमटार टेक्नोलॉजीज। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ये रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ही फेमस है। अब इस स्टॉक की खास बात यह है कि इसका 63% रेवेन्यू इसके क्लीन एनर्जी सेगमेंट से आता है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का प्राइम फोकस अपने क्लीन एनर्जी के सेगमेंट पर है। इस कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो है रफली 1290 करोड़ का, और इन सारे ऑर्डर्स का 67% इनके क्लीन एनर्जी के ऑर्डर्स हैं। लेकिन इस कंपनी के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इसके क्लाइंट लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 50% रेवेन्यू तो एक ही क्लाइंट से आती है, और इस क्लाइंट का नाम है ब्लूम एनर्जी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट के प्राइस के मामले में ये कंपनी अपने क्लाइंट पे कंट्रोल नहीं बना पाएगी। प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा क्लाइंट के हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि कंपनी के हिसाब से। क्लाइंट सीधे सीधे कहेगी कि मैं इतना बड़ा क्लाइंट हूं, अगर तुम्हें मुझे इस रेट पे देना है तो दो, वरना मैं चला। और एक ऐसा क्लाइंट जिससे इस कंपनी को 50% रेवेन्यू आता है, वैसे क्लाइंट को छोड़ने की गलती ये कंपनी कभी कर नहीं सकती, और मजबूरन इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि आप कुछ बेचते हैं और मैंने आपसे 1000 रुपए का सामान लिया है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं इसे इस साल नहीं अगले साल दूंगा। तो साल के एंड में जब आप अपना हिसाब करेंगे तो आपको वो प्रॉफिट तो दिखेगी, लेकिन क्या पैसा आया? नहीं। और इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो इसका मतलब है रियल पैसा, यानी कि ओरिजिनल कैश जो आपको बिजनेस करने की वजह से मिलता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और अगर मैंने आपको पैसा लेट से लौटाया तो आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ये चीज आप एमटार टेक्नोलॉजीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ही इजीली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साल 2021 में इसकी नेट प्रॉफिट थी 65 करोड़ रुपए, लेकिन उस साल उन्हें सिर्फ 9 करोड़ ही मिले। साल 2022 में उनकी नेट प्रॉफिट थी 82 करोड़। उस साल तो उन्हें कुछ पैसा मिला नहीं, उल्टा 30 करोड़ रुपए उनका अपना ही लग गया बिजनेस में। और साल 2023 में नेट प्रॉफिट थी 140 करोड़, लेकिन उस साल उन्हें सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही कैश मिले। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑन पेपर तो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बिजनेस में असल कैश आ ही नहीं रहा। और आपके लिए एक होमवर्क है, इसकी क्लाइंट जो है ब्लूमबर्ग एनर्जी, वो रिसेंटली एक स्कैंडल में फंसी थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो स्कैंडल क्या था। इस कंपनी को यहाँ इंक्लूड करने के 2 रीजंस हैं। पहला कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को बिना सोचे समझे इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसके पीछे पड़ गए। और दूसरा आपको बताना कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर उसके पूरे स्टोरी को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस भी अपने में ही एक आर्ट है, आर्ट। अब इस लिस्ट की तीसरी कंपनी है कमिंस इंडिया। देखिए, गेल में लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये न्यूज मिला है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत गेल को इंडिया का सबसे बड़ा PEM यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। पर उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें यह प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की टेक्नोलॉजी देगा कौन। PEM की टेक्नोलॉजी कमिंस की अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, और PEM इलेक्ट्रोलाइजर्स रेगुलर एल्कली बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर से कई ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो कम समय में ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। कमिंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए PEM टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहा है। जैसे अमेरिका की एक कंपनी लिंडे के लिए ये 35 मेगावाट्स के PEM इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम बना रहा है। इस लिस्ट की 4th स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। L&T ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एक बहुत ही जानी मानी नाम बन चुकी है। L&T सऊदी अरेबिया की एक कंपनी न्यूम ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी बना रही है, जहां वो ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन अमोनिया के फॉर्म में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। L&T ने गुजरात के हाजरा में भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जो पर डे 45 किलो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि L&T कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही बड़ा नाम है और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी कंपनी अपने ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी को बनाने के लिए किसी इनएक्सपीरियंस्ड या नए कंपनी को ऑर्डर्स नहीं देगी, और ऐसे केस में L&T को ऑर्डर्स मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक जो है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तो धूम मचा रखी है, और ये कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी कदम रखने वाली है। रिसेंटली दिल्ली में हुए इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा मोटर्स ने अपने 2 ग्रीन हाइड्रोजन बसेस को डिस्प्ले किया है। टाटा मोटर्स ने इसरो के साथ मिलकर इसे कई सालों के रिसर्च के बाद बनाया।
देखिए अभी तो ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है, लेकिन ये जल्द ही इंडिया और कई सारे बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी लॉन्च हो जाएगी। देखिए मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े बड़े पीएसयू स्टॉक्स का नाम क्यों नहीं लिए। इसका रीजन ये है कि मैंने ये वीडियो आपको ग्रोथ स्टॉक्स बताने के लिए बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि इनके ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो इन सारे स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ी स्लो है। और जब आप इन कंपनी के डेट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन कंपनी के ऊपर में बहुत ही ज्यादा कर्ज है। तो जितना भी पैसा ये कंपनी कमाती है पहले तो उसके कर्ज चुकाने में लग जाता है, और जो बचा कुचा पैसा है उसे थोड़ा पैसा आपको डिविडेंड दे देती है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन कहां से होगा। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनीज बुरी हैं, बस ये मेरे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को सूट नहीं करती। हाँ, अगर आपको थोड़े बहुत डिविडेंड्स चाहिए तो आप इन कंपनीज को ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, ग्रीन हाइड्रोजन या किसी भी नए सेक्टर में हमेशा वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन दो चीजों में खर्च करती हो। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कंपनी सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है उसी कंपनी के इनोवेटिव होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि वही कंपनी कुछ नया रिवोल्यूशनरी कर सकती है। और आखिर में डिस्कस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ चैलेंजेस। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन आज भी अपने कन्वेंशनल हाइड्रोजन से बहुत ही महंगा है, तो इसके कॉस्ट को कम करना आज भी एक चैलेंज है। दूसरा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उनके कंटेनर के मॉलिक्यूल से भी छोटे होते हैं, तो उनके लीक करने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। और तीसरा, हाइड्रोजन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस है, तो आज भी उसे फ्यूल की तरह यूज करना एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है।